स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और इसमें हम समाजशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम समाज, समुदाय, समिति, संस्था अवधारणाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समूह की अवधारणा के बारे में, जिसमें हम प्राथमिक समूह की अवधारणा पढ़ेंगे। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ लिया था, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं या संबंधों की प्रकृति। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताओं से संबंधों की कुछ ऐसी विशेषताएं भी प्रकट होती हैं जो सामाजिक समूहों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और इन्हें मानसिक या चरित्रगत विशेषताओं के नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे पहली विशेषता है उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाएं और प्रवृत्तियां समान होती हैं। इसी कारण वे साथ साथ रहते हुए समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं और वे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। दो मित्रों के एक से दृष्टिकोण पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हित को ही अपना उद्देश्य बना लेता है। इस प्रकार प्रत्येक दूसरों के हित में कार्य करता है। यहाँ एक के उद्देश्य दूसरों के उद्देश्य बन जाते हैं। जैसे कि यदि एक माता अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए अपने स्वयं के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं करती है और कई बार अपना स्वास्थ्य खराब कर लेती है, उसका ऐसा करने का कारण ये है कि वो बच्चे के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मानती है, क्योंकि बच्चे के साथ उसका सहानुभूतिपूर्ण संबंध पाया जाता है। यहाँ एक दूसरे के उद्देश्यों का पूर्ण एकीकरण पाया जाता है, और संबंध की इस विशेषता को व्यक्त करने की दृष्टि से ही परिवार प्राथमिक समूह का एक अच्छा उदाहरण माना गया है। उद्देश्यों की समानता के कारण ही प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना तीव्र होती है, और यहाँ सदस्यों के व्यक्तित्व समूह में विलीन हो जाते हैं। उनमें से एक जो कुछ अनुभव करता है, दूसरे भी वैसा ही अनुभव करने की प्रवृत्त हो जाते हैं, और दूसरों में भी इसी प्रकार का अनुभव करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे समूह में कोई भी सदस्य अपने हित का त्याग नहीं करता, बल्कि वास्तविकता ये है कि दूसरों के हित ही उसके हित बन जाते हैं। दूसरी विशेषता है संबंध स्वयं साध्य होते हैं। रिलेशनशिप इज एन एंड इन इटसेल्फ। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ या किसी उद्देश्य को पूरा करने के साधन के रूप में नहीं होते हैं। यहाँ पे जो संबंध होते हैं वो स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य के रूप में होते हैं। प्राथमिक संबंधों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बंधने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बिना रहना बहुत कठिन समझते हैं। मित्रों में एक छोटे समूह या एक परिवार में सदस्यों के आपसी संबंध ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये संबंध स्वयं साध्य होते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र नहीं होते। और प्राथमिक समूह की सदस्यता इसलिए ग्रहण नहीं की जाती कि उससे किसी लाभ या स्वार्थ की पूर्ति होगी। ऐसे समूह का उद्देश्य तो प्राथमिक संबंध स्थापित करना ही होता है। इसके संबंध में डेविस ने कहा है कि यह संबंध संविदा, आर्थिक लाभ और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक, भावनात्मक और अपने आप में पूर्ण होते हैं। इसके बाद तीसरी विशेषता है प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो संबंध होते हैं वो व्यक्तिक होते हैं। रिलेशनशिप इज पर्सनल। प्राथमिक समूहों में पाए जाने वाले संबंध व्यक्तिक प्रकार के होते हैं। इसका अर्थ यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति के अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता और बच्चों में भाई भाई और या भाई बहन में और मित्रों में व्यक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। मित्र या माता या पिता का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। किसी की मृत्यु हो जाने पर ऐसे संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे संबंधों में एक के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकने वाला संबंध अवैक्तिक संबंध है। एक स्कूल, दफ्तर या फैक्ट्री में कार्य करने वालों के संबंध अवैक्तिक प्रकार के होते हैं। वहाँ एक व्यक्ति का स्थान दूसरा आसानी से ले सकता है। हम ग्राहक के रूप में कोई वस्तु किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। हमारे लिए वस्तु का महत्व है, न कि दुकानदार का। लेकिन व्यक्तिक संबंध में व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में महत्व पाया जाता है। यहाँ किसी का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। प्राथमिक समूह में संबंध संपूर्ण होते हैं। द रिलेशनशिप इज ऑल इंक्लूसिव।
प्राथमिक संबंध में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंध में व्यक्ति के जीवन का केवल एक पहलू नहीं आता, बल्कि व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ इसमें भाग लेता है। प्राथमिक संबंध में बंधने वाले व्यक्ति दीर्घकाल से चले आ रहे परिचय और घनिष्ठ संपर्क के कारण एक दूसरे को पूरी तरह जानते हैं। एक डॉक्टर का मरीज के साथ और शिक्षक का अपने विद्यार्थी के साथ पाया जाने वाला संबंध जीवन के एक पहलू से संबंधित संबंध है। डॉक्टर मरीज को बीमारी से मुक्त करता है और एक शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षित करना चाहता है। इन संबंधों में संपूर्णता नहीं पाई जाती है, लेकिन एक मित्र दूसरे मित्र के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होता, बल्कि वह तो उसके संपूर्ण जीवन में रुचि लेता है, जैसे उसकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विवाह है, पारिवारिक जीवन, सभी में। इसलिए यहाँ संबंध में संपूर्णता पाई जाती है। प्राथमिक संबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता संबंधों की यह संपूर्णता ही है। जहाँ ऐसे संबंध पाए जाते हैं वहाँ व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में प्रवेश कर लेता है। अगली विशेषता है संबंध का स्वतः विकास। प्राथमिक संबंध स्वतः स्वाभाविक रूप से बनते हैं। इनके लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। कोई किसी को मित्र बनाने, किसी से प्रेम करने, किसी के प्रति स्नेह या श्रद्धा रखने को बाध्य नहीं कर सकता। प्राथमिक संबंध तो ऐच्छिक प्रकार के होते हैं, किसी के उकसाने से ऐसे संबंध स्थापित नहीं होते। ये संबंध तो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा से ही बनते हैं और स्वतः ही विकसित होते हैं। प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। संबंधों की संपूर्णता और घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारणतः प्राथमिक समूह में विलीन हो जाता है। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बंधा रहता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूह के अन्य सदस्यों के लिए कष्टदायी हो या जिसमें आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना होती हो। प्राथमिक संबंधों के कारण ही परिवार या मित्र समूह अपने सदस्यों के व्यवहार सरलता से नियंत्रित कर पाता है। व्यक्ति राज्य के कानूनों की अवहेलना कर सकता है, लेकिन अपने प्राथमिक समूहों के आदर्श नियमों को नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार प्राथमिक समूह अपने सदस्यों के आचार विचार पर पूरा नियंत्रण रखता है। प्राथमिक समूहों का महत्व। प्राथमिक समूहों का व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति व्यवहार के आधारभूत प्रतिमानों को परिवार और अन्य प्राथमिक समूहों में भी सीखता है। परिवार के बाद बालक के लिए महत्व की दृष्टि से क्रीड़ा समूह, पड़ोस, गांव और विद्यालय में उसकी कक्षा आदि होते हैं। इन्हीं समूहों के माध्यम से व्यक्ति में अनेक गुणों का, जैसे कि सहानुभूति, सहिष्णुता, सहकारिता, कर्तव्यपरायणता आदि का विकास होता है। बालक के समाजीकरण के प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और प्राथमिक समूह के महत्व को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्रकट किया जा सकता है। जैसे पहला है गुणों का विकास। व्यक्ति के अनुभव और समाज के विकास की दृष्टि से प्राथमिक समूह बहुत महत्वपूर्ण है और ये समूह संपूर्ण मानव जीवन का एक लघु रूप प्रस्तुत करते हैं। जन्म के बाद शिशु अपने जीवन के शुरुआती समय में या प्रारंभिक वर्ष परिवार में माता पिता और अन्य बालकों के संपर्क में ही बिताता है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, जबकि उसका निर्माण काल होता है, प्रत्येक व्यक्ति प्राथमिक समूह में ही अंतःक्रिया के द्वारा व्यवहार के मौलिक प्रतिमान सीखता है। इसके संबंध में एली चिनॉय ने कहा है कि व्यक्तित्व के मूल तत्व परिवार के वक्षस्थल में प्राप्त किए जाते हैं और मनुष्य को निरंतर स्नेह, सुरक्षा और घनिष्ठता की आवश्यकता पड़ती है, जिसका अनुभव वे पालकों के समान ही करते हैं। प्राथमिक समूह विशेष रूप से परिवार और इन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। प्राथमिक समूहों का महत्व इस दृष्टि से भी है कि ये अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य भलीभांति जानता है कि संकट के समय उसे इसी समूह से सहायता मिल सकती है। इस प्रकार व्यक्ति प्राथमिक समूह के माध्यम से अपने अस्तित्व में सुरक्षा व्यवस्था को एकीकृत कर लेता है। परिवार, मित्र समूह और पड़ोसी एक बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन समूहों में बालक को प्रेम और सहानुभूति प्राप्त होती है और विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलता है। अधिकतर व्यक्ति बड़े समूहों में अपने विचारों को स्पष्टतः दूसरों के सामने नहीं रख पाते, लेकिन प्राथमिक समूहों के माध्यम से सदस्य अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचा पाते हैं और इससे उनमें विचारों को संचारित करने की क्षमता का विकास होता है।
प्राथमिक समूहों का इस दृष्टि से भी महत्व है कि वे व्यक्ति के सामने ऐसा वातावरण प्रस्तुत करती हैं जिसमें व्यक्ति का एक स्वस्थ मनोरंजन हो पाता है। बड़े समूह और आज के जटिल समाजों में तो व्यक्ति अपने आप को अपरिचितों के संसार में पाता है या वो ऐसा अनुभव करता है जैसे कि वो अपरिचितों के बीच में रह रहा हो। वहाँ पे व्यक्ति को औपचारिकता के संबंधों में बंधा हुआ अनुभव होता है। उसका वास्तविक मनोरंजन तो प्राथमिक समूहों में ही हो पाता है और यही व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर हंसी मजाक और गपशप में अपना समय निकाल सकता है। एक दूसरे के सम्मुख अपनी भावनाओं को व्यक्त भी कर सकता है। प्राथमिक समूह सामाजिक नियमों के पालन में भी अपूर्व योगदान देता है। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से ये समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्ति अपने परिवारजनों, मित्रों, साथियों और पड़ोसियों की दृष्टि में गिरना नहीं चाहता है, इसलिए वह साधारणतः कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिसे लोग अनुचित समझते हों और प्राथमिक समूह का भावनात्मक तथा घनिष्ठ संबंध ही व्यक्ति को समूह के आदर्श मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने को प्रेरित करता है। व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। प्राथमिक समूह व्यक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी अपूर्व योगदान देता है और ऐसे समूहों में व्यक्ति सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक दृष्टि से संतुष्टि का अनुभव करता है। यहाँ पर उसकी थकान दूर हो जाती है और वो पहले से अधिक उत्साहवर्धक काम करने को तैयार हो जाता है। शिल्स ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है कि बड़े व्यापारिक समूहों में जब प्राथमिक समूह बन जाता है तो ये व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच कड़ी। प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के बीच प्रमुख कड़ी है। इसलिए यह कहा जाता है कि संपूर्ण समाज के विकास का श्रेय प्राथमिक समूहों को ही है, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं समझी जानी चाहिए। प्राथमिक समूह व्यक्ति की प्रकृति के निर्माण में, उसके समाजीकरण और व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चार्ल्स कूले का कहना है कि यहाँ पूर्णतः उपयुक्त प्रतीत होता है कि प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों का निर्माण करने में मौलिक है। प्राथमिक समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि जन्म के समय बच्चा एक प्राणी शास्त्रीय इकाई मात्र होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली और अन्य प्राथमिक समूह उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उसे एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों की पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण भी करता है। पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही संभवतः सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करते हैं। प्राथमिक समूह के घनिष्ठ और आंतरिक दबाव के कारण व्यक्ति की पार्श्विक इच्छाएं जैसे कि लालच, स्वार्थ, इच्छा, प्रतिशोध दब जाती हैं और वो सामूहिक हित के लिए कार्य करने को प्रेरित होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध और सहयोग पाया जाता है। पारस्परिक वार्तालाप, हंसी मजाक, मनोरंजन, तर्क वितर्क, विचार विनिमय, स्नेह, प्यार, सहयोग, सहानुभूति, त्याग, इन सभी के कारण व्यक्ति को प्राथमिक समूह में मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। प्राथमिक समूह अपने सदस्यों को अपनी संस्कृति से परिचित कराते हैं और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में भी योगदान देते हैं। प्राथमिक समूहों का महत्व के बारे में स्टीवर्ट और ग्लीन ने कहा है कि प्राथमिक समूह वास्तव में भावात्मक मानसिक सुरक्षा के स्रोत हैं। वे एक बालक के लिए मानवीय अंतःक्रियाओं को सीखने का स्कूल और कार्यों के आदान प्रदान और साथ साथ खेलने का स्थल है। वर्तमान समय में द्वितीयक समूहों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, फिर भी प्राथमिक समूहों का महत्व कम नहीं हुआ है। प्राथमिक समूह के कुछ अपकार्य भी हैं। जहाँ प्राथमिक समूहों का प्राकार्यात्मक दृष्टि से महत्व है, वहाँ इसके कुछ अपकार्य मतलब दोष भी सामने आए हैं। इसके संबंध में कॉजर और रोजनबर्ग ने कहा है कि ये समूह भाई भतीजावाद, पक्षपात और धन के एकत्रीकरण के लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इससे भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पदों पर आसीन होने का अवसर मिलता है और समाज में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। प्राय देखा भी जाता है कि उद्योगपति, व्यापारी और उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति अपने मिलने वाले लोगों को ही कोटा और लाइसेंस देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक समूह विशेष के लोगों के पास ही धन का एकत्रीकरण होता रहता है और आर्थिक असमानता बढ़ती रहती है।
ये भी कहा जा सकता है कि प्राथमिक समूहों के माध्यम से व्यक्तियों के व्यवहारों में समरूपता लाने का प्रयत्न किया जाता है और ये प्रयत्न व्यक्ति की प्रगति और उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में बाधक है। प्राथमिक समूह अपने रूढ़िवादी प्रकृति के कारण कुछ सीमा तक सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधक भी सिद्ध होते हैं, लेकिन समुचित शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को तार्किक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पक्षपात से रहित होकर सही निर्णय लेने के लिए उससे प्रोत्साहित किया जा सकता है। व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक समूहों के महत्व को देखते हुए ये अपकार्य दोष प्राय नगण्य है, क्योंकि इन्हें दूर करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे यह आता है कि क्या प्राथमिक समूह को हम प्राथमिक मानते हैं, तो प्राथमिक क्यों मानते हैं या प्राथमिक क्यों कहा जाता है? चार्ल्स खुले ने प्राथमिक समूहों को समय और महत्व की दृष्टि से प्राथमिक माना है। समय की दृष्टि से सबसे पहले बच्चा प्राथमिक समूहों जैसे कि परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली के ही संपर्क में आता है। अन्य समूहों का सदस्य तो वो बाद के जीवन में बनता है, क्योंकि प्राथमिक समूह का व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए महत्व की दृष्टि से भी ये प्राथमिक है। चार्ल्स खुले ने कहा कि वैसे तो वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, लेकिन मुख्यतः इस कारण से कि वे व्यक्तियों की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्राथमिक समूह ही बच्चे को सबसे पहले संस्कृति, प्रथाओं, रीति रिवाजों, आदर्शों, मूल्यों आदि का ज्ञान कराते हैं और उसे सामाजिक आदर्शों के अनुरूप ढालने और आचरण करने में योगदान देते हैं। प्राथमिक समूह ही बच्चे में विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन करने की क्षमता पैदा करते हैं, जिससे कि वह अपने जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों और संकटों का मुकाबला कर सके। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बाल्यकाल में परिवार और अन्य प्राथमिक समूहों में बच्चा जिन गुणों को सीख लेता है वे ही इसके व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। एक व्यक्ति नेता, अभिनेता, समाज सेवी, चोर, डाकू या अपराधी बनेगा या नहीं, यह बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया पर ही निर्भर है। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की भावना पैदा करते हैं। इन समूहों के द्वारा ही वह अपने प्रथाओं, नैतिकता, धर्म और लोकाचारों से परिचित होता है। इन्हें मानकर वह अनौपचारिक रूप से सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार करता है। आगे चलकर वह राज्य के संविधान और कानून को भी स्वीकार करता है। इस प्रकार प्राथमिक समूह व्यक्ति के सामाजिक जीवन की सर्वप्रथम नींव रखते हैं। किम्बाल यंग का कहना है कि प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि हैं और ये उतने ही प्राचीन हैं जितना कि मानव का सामाजिक जीवन। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह समय, महत्व, समाजीकरण, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक नियंत्रण, मौलिकता और प्राचीनता आदि कारणों से प्राथमिक है।